हेलो बच्चों, मैं कृष्णा मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के इस फर्स्ट लेक्चर में हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे? तो सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, केप्लर्स के लॉ, तीनों लॉज देखेंगे और बाद में देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलो हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत ग्रेविटेशन की सबसे पहले होती है न्यूटन की स्टोरी से। तो बेटा, न्यूटन की स्टोरी बहुत ही फेमस है, आप सभी ने सुनी होंगी कि एक पेड़ के नीचे, ये बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, नारियल का है कि एप्पल का है? एप्पल का, ठीक है, लाल लाल एप्पल लगे हैं इस पेड़ पे। और इस एप्पल के पेड़ के नीचे न्यूटन अंकल आराम कर रहे थे, ठीक है, न्यूटन अंकल आराम कर रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ, इस पेड़ से एक एप्पल नीचे गिरा। न्यूटन अंकल ने देखा एप्पल नीचे गिरा तो उन्होंने एप्पल खा लिया। फिर थोड़ी देर बाद एक और एप्पल गिरा, वो भी उन्होंने खा लिया। फिर एक और एप्पल गिरा तो तीसरी बार न्यूटन अंकल का पेट भर गया। तो उन्होंने फिर सोचा कि हर एक ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों गिर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों गिर रहा है, क्या ऐसी कोई शक्ति है जो इसको अपनी तरफ नीचे खींच रही है? सोचते सोचते शाम हो गई। शाम हो गई तो शाम होने के बाद न्यूटन घर की तरफ चला। घर की तरफ चला तो फिर दिखे उसे चंदा मामा। तो न्यूटन ने सोचा कि हर एक ऑब्जेक्ट को, पत्थर को देख रहा है वो भी नीचे गिर रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ नीचे ही गिर रहा है, तो ये चंदा मामा नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? ये आ गया न्यूटन को क्वेश्चन मार्क। स्टोरी समझी कि जब इसने देखा यहाँ ऑब्जर्वेशन में कि एप्पल एकदम सीधे नीचे गिरा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिर रहा है इस पे वो सोचने लगा। सोचते सोचते शाम हो गई और शाम होने के बाद फिर चंदा मामा निकले। चंदा मामा उसको दिखे, फिर उसको लगा कि जब हर एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, ये भी तो एक मास है, ये क्यों नहीं नीचे गिर रहा है? तो इस पे फिर उन्होंने स्टडी शुरू की और स्टडी शुरू की, प्लैनेट्स की स्टडी की, तो जिसमें अलग अलग मोशंस के बारे में पढ़ा उन्होंने। तो मोशंस के बारे में पढ़ा तो आपके सिलेबस में आपको पहला उन्होंने मोशन पढ़ने के लिए दिया, कौन सा बेटा? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के सरकमफरेंस पे अगर रिवॉल्व करता है, कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के सरकमफरेंस पे अगर रिवॉल्व करता है तो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को बोला जाएगा सर्कुलर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के सरकमफरेंस पे मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को कहा जाएगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, इट्स अ मोशन of an object, motion of an object along circumference of circle। कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के सरकमफरेंस पे मूव करता है तो उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। फिर सर्कुलर मोशन होता क्यों है, किसकी वजह से होता है? तो उन्होंने फोर्सेस की स्टडी की। तो जिसमें आपके सिलेबस में उन्होंने एक फोर्स दिया जिसको बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है? वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाए, वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाए उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि अगर मैं किसी पत्थर को रस्सी से बांधूं और बांध के उसको गोल घुमाऊं, तो इस केस में उस रस्सी का जो टेंशन है वो टेंशन यहां वर्क कर रहा है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, उसमें न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या
है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाए, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाए और जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होंगी, सेंटर की तरफ होंगी। तो फोर्स विच एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कल, फोर्स which act on object moving along circle, force acts on object moving along circle which is always directed toward सेंटर ऑफ सर्कल, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होंगी, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है और उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। A force acts on object, force which acts on object moving along circle, force which acts on object moving along circle which is always directed towards center of circle। एक ऐसा फोर्स बेटा जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है और उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है इट्स mv² r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² r। m मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी स्पीड जो है, इसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहेंगी, इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेंगे बेटा, रेडियस को परपेंडिकुलर रहेंगी, टेंजेंशियल रहेंगी। हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होंगी बेटा, टेंजेंशियल होंगी। ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाए जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, ऐसे फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला mv² r। इतनी बातें याद। दो बातें यहाँ पे, पहले सर्कुलर मोशन, ऐसी मोशन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो रही है, ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो रही है, तो ऑब्जेक्ट की इस मोशन को सर्कुलर मोशन बोलेंगे। सर्कुलर मोशन जिस फोर्स की वजह से हो रही है उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होंगी और इसका फॉर्मूला होगा mv² r। तो न्यूटन सर ने दो बातें हमें बताई, एक सर्कुलर मोशन और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आप लोगों को क्लियर है। तो फिर अब न्यूटन सर से पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केपलर, और केपलर्स ने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट के मोशन की स्टडी की, और प्लैनेट के मोशन की स्टडी करके उन्होंने 3 लॉज बनाए। तो न्यूटन सर ने आपको केपलर्स के 3 लॉ स्टडी करके फिर खुद का लॉ एक्सप्लेन किया। तो पहले बेटा सबसे पहले केपलर्स के लॉ देखेंगे हम। केपलर्स लॉ, तो केपलर्स के टोटल 3 लॉस पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है बेटा इसका, केपलर्स का फर्स्ट लॉ कि जितने भी प्लैनेट है वो सभी के सभी सर्कल के इस सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जितने भी प्लैनेट हैं सभी के सभी सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्स में रिवॉल्व करते हैं। फर्स्ट लॉ, ऑल द प्लैनेट revolve around sun in elliptical orbit with sun at one of foci position. All the planet revolving around the sun in elliptical orbit, इलिप्स ऑर्बिट में सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमेंगे, जिसमें सन एक
किसी फोसाई पोजीशन पे होगा। अब बच्चों आपको पहले इलिप्टिकल क्या होता है, इलिप्स क्या होता है ये बता देता हूं बेटा। तो इलिप्स क्या होता है, जैसे कि कोई कोन है, ठीक है। अब अगर मैं इस कोन को ऐसे कट करता हूं तो इसके जो ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सिंपल बोल दो कि एक सर्कल है, उसको दबा दिया है, चपटा सर्कल बन गया, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ध्यान देना, यहां एक दो पॉइंट होते हैं F1 और F2, इनको फोसाई पॉइंट बोलेंगे। ये दो पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि अगर मैं इस इलिप्स पे कोई भी एक पॉइंट लूं, जैसे कि मैंने पॉइंट ए लिया, तो ए से F1 का डिस्टेंस और ए से F2 का डिस्टेंस, इनकी एडिशन कांस्टेंट रहेंगी। जैसे डिस्टेंस ऑफ ए F1 प्लस डिस्टेंस ऑफ ए F2, ये फिक्स होगा। क्या होगा बेटा, फिक्स। मैं यहां कोई दूसरा पॉइंट ले लूं B, तो B से F1 का डिस्टेंस और B से F2 का डिस्टेंस ये सेम होगा, जितना A के लिए था उतना ही B के लिए रहेगा। तो B का F1 से डिस्टेंस और B का F2 से डिस्टेंस ये सेम होगा। मैं कोई और तीसरा पॉइंट ले लूं बेटा, जैसे यहां पॉइंट ले लूं C, तो C का F1 से डिस्टेंस और C का F2 से डिस्टेंस, C का F1 से डिस्टेंस और C का F2 से डिस्टेंस, ये एडिशन तीनों पॉइंट A B C, कोई भी पॉइंट इलिप्स पे ले लूं तो उनका F1 और F2 से जो डिस्टेंस है उनकी जो एडिशन है वो कांस्टेंट होती है। तो इस दो पॉइंट को बोलते फोसाई पॉइंट, और K+ यही बोल रहा है कि ये दो फोसाई पॉइंट में से किसी एक फोसाई पॉइंट पे सन है, और ये जो प्लैनेट है इस सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। K+ का पहला लॉ क्या बोल रहा है, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, सभी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सन एक किसी फोसाई पोजीशन पे है। K+ का पहला लॉ ये बोल रहा है बेटा कि सभी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और सन किसी एक वन ऑफ फोसाई पोजीशन पे है। ये पहला लॉ क्लियर है। अब चलते हैं बेटा इसमें हम सेकंड लॉ की तरफ। K+ सेकंड लॉ, अब K+ का सेकंड लॉ क्या बोलता है, ध्यान देना। जैसे कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और किसी फोसाई पोजीशन पे सन है, और मान लो प्लैनेट यहां पे है और t समय में प्लैनेट यहां पहुंच गया, तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया, यहां एरिया A1 है, इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल प्लैनेट यहां पे है और t समय में यहां पहुंच जा रहा है, तो सेम टाइमिंग में लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। t समय में प्लैनेट ने जितना डिस्टेंस कवर किया, t समय में ये प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेंगी। लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेकंड लॉ क्या बोल रहा है बेटा कि लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोला बेटा, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यही बोल रहा है कि एरियल वेलोसिटी, एरिया पर यूनिट टाइम प्लैनेट का कांस्टेंट है। लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यह है K+ का सेकंड लॉ। फिर हम आगे बढ़ेंगे, K+ का थर्ड लॉ देखेंगे। तो K+ का थर्ड लॉ क्या बोलता है बच्चों, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये सन, ये प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो प्लैनेट को इसके अराउंड पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम मैं बोलता हूं t। t इज अ टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड सन। टाइम पीरियड रिक्वायर्ड, इस प्लेनेट को सन के अराउंड पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टी से बोलेंगे। और आर माने मीन डिस्टेंस, मतलब जब प्लेनेट सन से सबसे पास में हो तो वो डिस्टेंस ए, और प्लेनेट जब सन से सबसे दूरी पे हो तो वो डिस्टेंस बी। तो ये ए और बी का जो मीन डिस्टेंस है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 एवरेज, तो ये है बेटा इट्स अ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। तो टी माने प्लैनेट का पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो टी। जैसे हमारी अर्थ को सन के अराउंड पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 दिन लगते हैं, तो वैसे ही किसी भी प्लैनेट को सन के अराउंड पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टी। और आर माने प्लैनेट और सन के बीच का मीन एवरेज डिस्टेंस, जैसे प्लैनेट सन के सबसे क्लोज है तो वो डिस्टेंस ए, और जब सबसे दूर है तो वो डिस्टेंस बी, इन दोनों का जो एवरेज है वो आर। सो आर इज अ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। तो केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या बोल रहा है कि किसी भी प्लैनेट के लिए टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। T square is directly proportional to R cube. Square of period of revolution around the sun is directly proportional to cube of mean distance between planet and sun. किसी भी planet के लिए T square proportional to R cube. इसका proportional constant लेंगे K, और ये टर्म इधर आया तो किसी भी planet के लिए T square by R cube, ये रेशो कांस्टेंट रहेगा। ये रेशो क्या रहेगा कि यहाँ पे क्या है बेटा कांस्टेंट। तो सभी प्लैनेट के लिए टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, ये रेशो क्या रहेगा कांस्टेंट। इसको बोलते हैं बेटा केप्लर्स थर्ड लॉ। फॉर एनी प्लैनेट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के, आर इधर आ गया तो डिवीजन में, सो टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज कांस्टेंट, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज कांस्टेंट। तो बच्चों ये थे केप्लर्स का थर्ड लॉ। ऐसे हमने 3 लॉ क्या क्या पढ़े, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको। ये सबसे पहले हमने देखा न्यूटन की स्टोरी, कि न्यूटन रिसर्च कर रहे हैं कि हर चीज ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो जैसे एप्पल को अट्रैक्ट कर लिया तो मून को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रही है। तो इस पे जो न्यूटन है वो रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करते करते उन्होंने कुछ मोशन की स्टडी की, जिसमें सबसे पहले सर्कुलर मोशन पढ़ा। सर्कुलर मोशन मतलब ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जो सर्कल के सरकमफरेंस पे हो, उस मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाए और उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती हो, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय आर। m माने मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v माने उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड जो हमेशा टेंजेंशियल है, कैसी है टेंजेंशियल, और r माने इसकी रेडियस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर याद रखना है। फिर केप्लर्स के लॉ पे गए, तो केप्लर्स की लॉ पढ़ने के लिए पहले आपको इलिप्स आना चाहिए। तो जब मैं किसी कोन को ऊपर से कट करता हूं तो आपको कुछ ऐसा चपटा सर्कल दिखाई देगा। तो चपटा सर्कल में 2 पॉइंट इसके एक्सिस पे ऐसे होते हैं कि यहाँ पे इलिप्स पे कोई भी पॉइंट ले लूँ तो पॉइंट का F1 से और F2 से डिस्टेंस की एडिशन हमेशा क्या रहेंगी कांस्टेंट, इसको इलिप्स बोलते हैं। तो यही बताया गया है कि फर्स्ट लॉ में कि जितने भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, जिसमें से सन किसी एक फोसाई पोजीशन पे है। सेकंड लॉ क्या बोलता है बेटा कि अगर किसी प्लैनेट को और सन को अगर हम कोई लाइन ज्वाइन करते हैं और स्वीप करते हैं तो जितना एरिया कवर कर रहा है उतना सेम एरिया उतने ही टाइम में कवर करेगा। सो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोलो बेटा क्लियर है। फिर थर्ड लॉ पे गए हम कि सन के अराउंड प्लैनेट को पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लगता वो टी, और प्लैनेट और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो आर। तो इन दोनों में रिलेशन बताया है केप्लर्स के थर्ड लॉ ने कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, इनका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के है, तो किसी भी प्लैनेट के लिए टी स्क्वायर बाय आर क्यूब क्या रहता है कांस्टेंट।
तो बेटा ये सभी स्टडी करने के बाद न्यूटन अपने लॉ पे आए, फाइनली अपने लॉ पे आए। सो अब हम पढ़ेंगे बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोल रहा है कि इस यूनिवर्स में हर एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे दो मास है m1 m2, तो इन यूनिवर्स हर एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे बेटा ये m1 क्या करेगा, इस m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विथ फोर्स F। उसी समय m2 भी क्या करेगा, m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विथ फोर्स F। और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस से, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस जो है वो है d। तो यूनिवर्स में हर एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद द सेम फोर्स। That force is directly proportional to product of their masses and that force is inversely proportional to square of distance between them। और अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये ऐसे मिलेगा कि this force is proportional to m1 m2 upon d square, और इसका proportional constant लिया तो वो g m1 m2 upon d square। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोल रहा है कि इस यूनिवर्स में हर एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद सम डिफाइनाइट फोर्स। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं और यहां प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू g लूं, g माने बेटा, g माने जीनियस, यहां पे g माने होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि इस यूनिवर्स में हर एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है विथ सम डिफाइनाइट फोर्स। That force is directly proportional to product of their masses। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मास बढ़ा तो फोर्स बढ़ेगा, एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दो मास के बीच का जो डिस्टेंस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स कम हो जाएगा और डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स बढ़ेगा। और मैं दोनों इफेक्ट अगर कंबाइन कर दूं तो ये फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको बेटा याद रखनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो ये था बेटा हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि इस यूनिवर्स में हर एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद सम डिफाइनाइट फोर्स। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, इसमें g माने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो इतना अच्छे से पढ़ना है, फिर मिलेंगे हम लेक्चर 2 में। ओके, थैंक यू।